सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया। और उनके भाषण में कृपया शांति से बैठे प्लीज। भारत अपनी की अपनी जगह प्लीज, कृपया अपनी अपनी जगह बैठे, लॉबी में खड़े होकर बात न करें। माननीय मंत्री जी प्लीज, लॉबी प्लीज। हाँ, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया। और बजट में शुरुआत में ही मंत्री जी ने भारत की आत्मनिर्भरता की बात की। 5 मिनट और बैठिएगा। कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा, कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो ये नहीं चाहता हो कि भारत आत्मनिर्भर हो। हम सभी चाहते हैं, ये हमारा सपना है। लेकिन जो हालात हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति है, उससे कई सवाल उठते हैं कि वाकई में हम उस दिशा में जा रहे हैं। क्या इस देश का किसान आत्मनिर्भर है? ये सवाल उठता है। क्या हमारे दलित भाई आत्मनिर्भर हैं? क्या अल्पसंख्यक भाई और बहन आत्मनिर्भर हैं? क्या हमारा एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर है? क्या छोटे छोटे उद्योग व्यापारी आत्मनिर्भर हैं? इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और उन्होंने कहा कि 86% किसान हिंदुस्तान के, उनकी जो होल्डिंग है, जमीन है, वो 5 एकड़ से कम है। 86%। तो क्या वो आत्मनिर्भर हैं? इसीलिए क्या किसान दिल्ली के बॉर्डर पे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है? ये सवाल का आपको जवाब देना होगा। भाषण तो हो सकता है, वर्ड स्मिथ भी हो सकते हैं, लेकिन जमीनी असलियत हिंदुस्तान की क्या है, यह आपको समझना होगा। एक गरीब आदमी सोचता होगा कि मेरी छोटा सा घर है, छोटी सी दुनिया, मुझे तो उड़ना सिखा दे, नामुमकिन को मुमकिन बना दे। वो ऐसी उड़ान चाहता है कि वो आत्मनिर्भर हो। तो पहली बात तो ये, और कुछ मैं आंकड़े आपको बताऊंगा जिससे साफ जाहिर होगा कि ये एक खोखलापन है। दूसरी बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि दी बजट इज ए वेरी कॉन्टेक्चुअल एक्सरसाइज. It is in the context of the situation that is prevailing just before the budget, in the context of how the economy grew, that you present the budget. After all, you've been in power from 2014. No more excuses. Congress was power for 60 years. You've been there for 6 years. And so your report card will have to be looked into. Let's see some facts and figures just before COVID happened. Why I say the budget is a contextual exercise? Because just before the COVID, there are certain economic indicators that tell you how badly this economy was managed. And then COVID came, and what's the result of COVID on the economy? I'll give you some of that data also. But let me start by giving you as to what was the state of the economy just before COVID. Industrial investment growth rate
एनडीए 6%, पुरानी बात कर रहा हूं, यूपीए 1 25%, यूपीए 2 3%, बीजेपी 1%, 2%. Credit of bank loans, real growth per year, NDA 13%, UPA 1 20%, UPA 2 6%, BJP 4%. Exports, NDA 16%, UPA 1 24%, UPA 2 18%, BJP 3%. Imports, average growth rate, NDA 15%, UPA 1 31%, UPA 2 16%, BJP 4%. Sales of corporate sector, real growth, NDA 11%, UPA 1 17%, UPA 2 7%, BJP 3%. Corporate profits, NDA 0.7%, UPA 1 2.7%, UPA 2 2.1%, बीजेपी 1.4%. तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये आंकड़े हैं कोविड से पहले, तो कोविड के बाद हिंदुस्तान की जनता की क्या हालत होगी? क्या वो कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? This only shows that for the last 5 years you have mismanaged this economy. It only shows that in fact in every budget the twin objectives are growth and equity. Growth and equity. Some people prefer growth, others prefer growth plus equity. And I will demonstrate to you how in this budget you have only preferred growth. You have forgotten about the people of India. You have no heart as far as that poor person is concerned who wants education, who wants primary health centers for health care. The MSME sectors have lost 35%. 35% of all MSMEs have wound up. What have you done for them? Now, let me give you another scenario as to what has happened during the pandemic and what is the state of the economy during the pandemic in 2021. Production of coal minus 15%. Production of cement minus 38%. Consumption of steel minus 56%. Total telephone subscribers minus 2%. Commercial vehicle sales minus 84%. Cargo handled at major seaports minus 19.8%. Cargo handled at airports minus 57.2%. And these are figures from the Ministry of Statistics and Program Implementation. These are not our figures. Passengers handled at airports minus 94.1%. Railways net ton kilometers minus 26.7%. This is Atmanirbharta for you. How does this government justify what it has done? How has it handled the economy? What has it done for the poor? What are the allocations made for the poor? The problem is that there is what is called jugglery of data. You are perpetuating a rigged economic system, and I will demonstrate that. You're establishing an oligarchic economic order, and I will establish that. Just one data you should know. 1% in 2018, 1% of the people of this country owned 58% of the assets of this country. And in 2019, 1% of the people of this country owned 73% of the assets of the country in 1 year. In 1 year. This is a classic case of crony capitalism. ये जो आप पोर्ट्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये पोर्ट्स किसको जा रहे हैं? एयरपोर्ट्स किसको जा रहे हैं?
जे हमारी देश की संपत्ति कहां जा रही है, कौन ले रहा है, कौन खरीद रहा है, और आप उसका साथ दे रहे हैं। असलियत तो यह है मैडम मिनिस्टर कि there are 4-5 big boys in this country who own almost all assets in this country. And one very big boy is everywhere. No, I'll not name anybody. He's everywhere. Ports, airports, city gas distribution centers, railways, everywhere. I mean, I see his footprint everywhere. असलियत तो ये है कि भाई जिस जहाज में आप जाते थे उसको एयरपोर्ट तो आपको देना होगा ना, वो तो जरूरी है ना। 6-7 एयरपोर्ट प्राइवेट उनको दे दिए। नीति आयोग ने विरोध किया, फिनेंस मिनिस्ट्री ने विरोध किया, उसको ओवररूल कर दिया। तो ये बातें देश के सामने आनी चाहिए। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपने अपने बजट में कहा और आपने ये कहना चाहा कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आई स्पेंड एज इफ यू हैव मनी टू स्पेंड। You should have said, my economic management is so bad that I have to borrow. That's right. Let me tell you some basic facts of the economy. And according to your budget documents now, 53% of revenue will come from taxes and 47% revenue will come from non-tax sources. Why is it that you have had a deficit of 9.5%? In 2021? Because your revenue earnings have gone down. Your total tax receipts have declined by 23%. Your tax collection, your target was 24.2 lakh crores. There's a shortfall of 5.24 lakh crores. Your corporate taxes, there's a shortfall of 2.34 lakh crores. Your income tax has a shortfall of 1.8 lakh crores. That's the shortfall of your revenues. So where is this question of spend? You didn't have the money. So what did you do? You borrowed. And you borrowed. And you borrowed. Because there was no choice. I don't blame you. There was no choice. And now you're saying that in 21-22, the budgeted increase of central tax revenues, budgeted increase is going to increase by 14.9% to 17.9 lakh crores, which is still below the budgeted estimates of 2021. And further, all this projection is against a backdrop of an expected increase in nominal GDP of 14.4% or real GDP of 11%, which in fact has plunged to minus 7.7% in 2021. तो आप रेवेन्यूज इंक्रीज कैसे करोगे, ये सवाल उठता है। और जो आप आंकड़े बता रहे हो कि अब आपकी जीडीपी नॉमिनल रेट उसका 14% होगा, वो तो बात की बात है, कब होगा कैसे होगा वो तो वक्त बताएगा। और प्रॉब्लम ये है कि आपने पिछले साल, क्योंकि आपके पास पैसा तो है नहीं और था नहीं, आपने सोचा कि भाई हमारी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स जब हम मीट करेंगे तो हमारे पैसा मिल जाएगा। तो आपके डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021 वाज व्हाट? 2,10,000 crores. What did you achieve? 32,000 crores, which is 15%. And this year our disinvestment target is 1,75,000 crores. That's how you say that you will next year, the fiscal deficit will come down to 6.8%. But where will you achieve 1,75,000 crores if your track record is this? How will you achieve it? The fact of the matter is, sir, that the real people of this country who were crying for help
You have jettisoned them. People are hungry for employment. रोजगार है नहीं लोगों के पास, किसी भी सेक्टर में देख लो। और मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं रोजगार के, ताकि आपको, और उसके बारे में तो आपने अपने बजट स्पीच में कुछ कहा भी नहीं। रोजगार का तो, बेरोजगारी का तो नाम ही नहीं लिया। आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी, वॉल्यूम 1 में भी रोजगार का कोई जिक्र ही नहीं है। क्योंकि आपको क्या परवाह है, आपके लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश की जनता को नहीं मिल रहा। The Center for Monitoring of Indian Economy, CMI, said that 120 million lost jobs during lockdown. What have you done for that 120 million, I ask you, in your budget? In December 2020, the employment was 14.7 million, which was below pre-COVID levels. In January 2021, it was 9.8 million below COVID levels. 21 million jobs were lost by salaried employees. 21 million jobs. तभी तो हम देख रहे थे लोग सैकड़ों किलोमीटर चलते जा रहे थे, कोई साइकिल पे चल रहा था, कोई पैदल चल रहा था, घर पहुंचना चाहते थे क्योंकि यहां उनका घर छूट गया। और आपने इतना भी प्रयास नहीं किया कि उनके जख्मों पे कुछ मरहम लगा दो। आप उनको भूल गए। आपको केवल वो उद्योगपति याद है जिनको आपने, मतलब कि आपको याद है ना कि आप ही ने 25% किया था ना, उनका टैक्स कमती किया था ना 25%, और नई जो इंडस्ट्री लग रही थी वो 15% किया आपने। उनका तो आप बड़ा ख्याल रखते हो, और जनता की जो पीड़ित जनता है उनको भूल जाते हो। हिंदुस्तान की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 40% है, ग्लोबल 66% है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यहां 23% है, बांग्लादेश में 30%, इंडोनेशिया में 39% और थाईलैंड में 45%। और मनरेगा में भी आपने एलोकेशन कम कर दिया भाई, 35%। क्यों किया? वही तो एक साधन था लोगों को कि मनरेगा द्वारा उनको कोई रोजगार मिले। और आप टेक्सटाइल पार्क्स बनाने जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, वो कब बनेगा? आपको मालूम है ना कि इन चीज में वक्त लगता है। अब 6 साल तो आप अब हो गए, इतने वक्त में भी आप कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो तो आंकड़े मैंने आपको बता दिए। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसका लैंड एक्विजिशन होता है, उसके बाद एलोकेशन होती है, उसका फिर इंप्लीमेंटेशन होता है। ये साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप एक दिलासा दे रहे हो हिंदुस्तान की जनता को कि देखिए हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, हम 6-7 टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे तो जनता को रोजगार मिलेगा। कब मिलेगा मंत्री जी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप वादा कर सकते हो कि मिलेगा, वो पीड़ित लोगों को मिलेगा? रियल एस्टेट सेक्टर की अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उनके भी आपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए। टेलीकॉम सेक्टर इज इन अ डेट ऑफ 8.55 लाख करोड़, उनको आपने क्या दिया? नो रिलीफ फॉर द माइनिंग सेक्टर। एविएशन हैज प्रोजेक्टेड लॉसेस ऑफ $6 to $6.5 billion in 21, आपने उनके लिए क्या किया? Tourism and hospitality have lost 90,000 crores, over 5 lakh jobs, उनके लिए आपने क्या किया? एग्रीकल्चर, वो भी एलोकेशन आपने कम कर दी। किसान सम्मान निधि जो 65,000 करोड़ थी, करोड़ है, पिछले साल जो 75,000 करोड़ थी, वहां भी आपने कम कर दी। 10,000 करोड़ कम कर। 10,000 करोड़ कम। प्रॉब्लम तो ये है ना कि जो किसान मांग रहा है ना, उसकी मन की बात तो आप सुनते नहीं, अपनी मन की बात हमेशा कहते रहते हैं। किसान क्या कह रहा है आपको? किसान कह रहा है कि मुझे एमएसपी चाहिए,
और आप कानून उसका बना दो। आप कहते हैं नहीं, हम कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट ट्रेडर है, उनके पास आकर वो उसको एमएसपी से ज्यादा देगा। ये आपका कहना है, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सभी आपके मंत्री लोग कहते हैं कोई नुकसान होगा ही नहीं किसान को, क्योंकि उसको एमएसपी से ज्यादा मिलेगा। अगर उसको एमएसपी से ज्यादा मिलेगा तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम है? आप कानून में बोल दो कि एमएसपी के कम का वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपका मानना है उसको तो ज्यादा मिलेगा। और ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये अमेरिका और यूरोप में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और कुछ मैं आपको चौकन्ने आंकड़े आपको बताना चाहता हूं अमेरिका से जुड़े हुए, और शायद आपको अमेरिका में 2020 में, क्योंकि अमेरिका के ओनली 1.5% of the are farming in America, because everything has been corporatized. People own thousands of acres of farmland. Why did this happen? Because people thought that the farming sector will be very progressive and will earn a lot of money, and the farmers will benefit. But let me tell you just one figure. Between 2010 and 2006, that in 2020, American farmers were saddled with a bankruptcy of more than $425 billion. This is corporatization of farming in America, and the result of corporatization. In fact, the rate of suicide in rural America is about 45% higher than in urban America. Small farmlands have disappeared. Now, unlike America, here 40 to 60% of our population is involved in agriculture. और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कहीं और वो रोजगार कर ले। कोई विकल्प नहीं है। और अगर वो 86% जो किसान है उनको अपनी जमीन बेचनी पड़े, वो जाएंगे कहां? जाएं तो जाएं कहां? समझेगा कौन यहां? कहां जाएंगे? क्या रोजगार देंगे आप उनको? और यही हालात यूरोप में है। और इसका नतीजा यह है, आप तो देखिए, किसान को $11 बिलियन की सब्सिडी देते हैं, उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्लूडेड नहीं है, बट $11 बिलियन की आप सब्सिडी देते हैं। चाइना में फार्मर को $185.9 बिलियन की सब्सिडी मिलती है। ईयू में $101.3 बिलियन की, यूएसए में $48.9 billion. And let me tell you another figure. In the US, every farmer gets from the government $62,000 a year to support the farmer. And you're not even willing to give our farmer minimum support price. वो तो ज्यादा नहीं मांगता। आपके उद्योगपति तो हमेशा ज्यादा मांगते हैं, कहते हैं हमारी टैक्स में राहत करो, एग्जेम्पशन कर दो, हमें टैक्स रेट कम कर दो, ये सब कहते हैं ना उद्योगपति, आप उनको दे देते हो। लेकिन किसान जब एमएसपी मांगता है, वो देने को तैयार नहीं। वो तो मिनिमम है। आप किसान को तो, आप उद्योगपति तो मैक्सिमम देते हो, वो तो बेचारा मिनिमम मांग रहा है। He is not yielding. I am not yielding. Sir, I am not yielding. He is not yielding. I am not yielding. He is not yielding. No. You please do not. He is not yielding. Please do not interrupt. He is not yielding. Please do not interrupt. He is not yielding. I am not yielding. कम से कम सदन को गुमराह मत करें। No, allow me to speak, sir. Please carry on. Sir. So let me now come to two or three other topics which I just want to touch, because I have only 25 minutes and I'll finish within that time. Sir, the finance minister very well knows that there is a ministry's report, Reserve Bank of India's report of July 2020, because the finance minister has suggested that all the NPAs, and the NPAs are now are snowballing, all the NPAs will be transferred to a new asset reconstruction company. And they will then be managed by an asset management company. And then the scheme seems to be, because the details of the scheme are not with us, but broadly,
what you say is that the net worth of an NPA will be determined after minusing the provisioning in the bank accounts, in the accounts of the bank. And that, of that net worth, say that net worth comes to 100 crores. Just give an example. 15% will be paid in cash to the bank. And the balance 85% will be a sort of a haircut for the bank. Right? And then security receipts will be given to this asset reconstruction company, and through that, those security receipts, the value of the asset will be realized. This is the scheme that you have adopted. Now, we don't know at what stage the 15% cash is to be given. Nobody knows. And from where? From which account? And all this will be managed by the public sector banks who had actually mismanaged earlier and brought the NPAs to this high level. This will all be managed by the public sector banks. So I am asking you, how will you give that 15%? When will you give that 50%? How will you calculate who is to give? Secondly, what will happen to that security receipt? Are you going to sell that asset? How are you going to sell that asset? You can't go back to the IBC process. If you go back to the IBC process, it will land in the same fashion. So will you do it through private negotiations like you have done in the past? And you know who will buy it in those private negotiations? And I'm surprised that the budget papers do not reflect the manner in which you're going to dispose this off, how it is going to be done. And you're leaving it to later time. I thought that an important proposal like this should be so transparent that all of us could have looked at it and debated it. But this is all non-transparent. Now, just to tell you, the Financial Stability Report of July 2020 talks of the NPAs of the public sector banks. This is July 2020. And real estate, and it says, share of good quality loans of the industry as share of total good quality loans as on March 2020. Now, the share of good quality loans in the real estate sector is 2.3%. In other words, the bad quality loan is 98.7%. Sorry, 97.7%. Collection and distribution of electricity. Good quality loans is 2.5%. Bad quality is 97.5%. Public utility services, I can go on with these figures. Yeah. I don't want to. Please conclude now. Your time is over. No, sir, my time is not over. No, it's not over yet. I've got 2, 3, 4 minutes. Give me another Give me another 5 minutes. You have 25 minutes. Give me another 5 minutes. I'll finish. Don't mind, sir. Don't give me. No. You conclude as early as possible. I will, sir. Your time is over. I will conclude before 2:30. So, right? I'm giving you another 2-3 minutes, but no. I'll conclude before 2:30. I started after 12 o'clock. 1:30. You started at 1:50. Sir, मुझे बोलने दीजिए. We are just wasting a minute's time. Please carry on. Now the point is, if this is the state of the NPAs, there is a latest report of the Reserve Bank of India of January 2021. And that latest report, and I quote what it says, is macro stress assets for credit risk show that SCB's GNPA ratio may increase from 7.5% in September 2020 to 13.5% by September 2021. Under the baseline scenario, in the macroeconomic environment deteriorates, if the macroeconomic environment deteriorates, the ratio may escalate to 14.8% under the severe stress scenario. These projections are indicative of the possible economic impairment latent in bank portfolios. 14.8%. Now, if that's the state of the economy and that's the state of the NPAs in the bank and that's the state of the banks, even if you transfer the bad loans of 2.1 lakh crores, which you intend to do, to another, to an ARC, these bad assets will continue. These NPAs will continue. They're not going to stop. Now, what you want to do? Actually, you want to sell and monetize all the assets in this country. Award private trade bids
for completion by May 2021. You're going to sell Kolkata Metro, Concon Rail, track and overhead equipment, redevelopment of railway colonies, railway hospitals. You're going to sell 10,000 crores power transmission assets. Please conclude now. Please conclude. No, Your sir, time is I've over. got a few No, minutes. no. Your time is over. I have the watch. You know, you ask your chief. 2 minutes, Your time is okay. over. So you're going to privatize that. And who are you going to give it to? Now, sir, I just want to say just one last thing and give me 2 minutes for it, and then I've done. You have other speakers also. ये जो 2-4 लोगों की मैं जो बात कर रहा हूं ना, एक ऐसी कंपनी है जिसके पास लगभग सब कुछ है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सब कुछ हैं। तो और देखिए, स्टील सेक्टर में 2-3 प्लेयर हैं, पावर सेक्टर में 2-3 प्लेयर हैं, एक प्लेयर सब सेक्टर में है। तो ये कैसे काम चलेगा? दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आपने ये बात कही है कि हम पुराने बजट्स में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे। ये आपने कही, आपके प्रधानमंत्री जी ने कही। और इस बजट में आपने क्या किया? आपने असम में, ये सब जो राज्य सरकारें हैं, यहाँ चुनाव आने वाले हैं, असम में 34,000 करोड़। Please conclude. I'm just You have other speakers concluding in a also. minute. No. West Bengal में, ये बात तो करने दो। West Bengal में 675. Given you 3 more minutes. Now you conclude. 1 minute, sir. 1 minute, sir. 1 minute. असम, वेस्ट बंगाल में 675 किलोमीटर्स बना रहे हैं आप। केरला में 1100 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे, तमिलनाडु में 3500। और आप कहते हैं आप वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते। आप बजट में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो और ऑफ बजट नोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो। Thank you, Mr. Sival. I am calling the other speaker. Thank you very much. Please.